मध्य प्रदेश के पिपरिया में रहने वाली आरती को 15 मार्च की दोपहर 2 बजे एक वॉइस नोट मिलता है उसके व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप नोट उसको उसकी कज़िन ने भेजा था, जिसको सुनने के बाद वो घबरा जाती है। इसके बाद वो अपने परिवार को ये वॉइस नोट सुनाती है। जब ये वॉइस नोट उसका परिवार सुनता है तो वो लोगों के भी पैर से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद आनन फानन में आरती के पिता जबलपुर में रहने वाले अपने किसी परिचित को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जाओ और जाकर रेलवे के मिलेनियम कॉलोनी में जो उनके भाई राजकुमार विश्वकर्मा रहते हैं उनके घर जाकर देख कर आओ कि असल में माजरा क्या है। असल में ये वॉइस नोट जो है ये आरती को उसकी कज़िन सिस्टर काव्या ने भेजा था, जो कि भिलाई से 200 किलोमीटर दूर जबलपुर में रहती थी अपने पिता और भाई के साथ। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में कार्यरत थे और ये जबलपुर के रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रहते थे। जब उनके परिचित उस घर में पहुंचते हैं जहां राजकुमार विश्वकर्मा रहते थे और वो बहुत देर गेट खटखटाते हैं और गेट कोई नहीं खोलता है, किसी तरह का रिस्पांस नहीं आता है, तो आनन फानन में पुलिस बुलाई जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस भी गेट खटखटाती है और कोई रिस्पांस पुलिस को भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस उस घर का मुआयना करती है तो पता चलता है कि घर के पीछे वाली बालकनी का गेट गैस कटर से काटा गया है। इसके बाद पुलिस घर के अंदर पहुंचती है। घर के अंदर पुलिस जब पहुंचती है तो किचन का नज़ारा देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किचन में चारों तरफ खून फैला हुआ था और पन्नी में लिपटी हुई एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को जब देखा जाता है तो वो राजकुमार विश्वकर्मा की लाश थी। अब पुलिस को समझ में आता है कि यहाँ कोई ना कोई आपराधिक घटना घटी है। इसके बाद पुलिस घर के अन्य सदस्यों की तलाश करती है, पूरा घर का मुआयना करती है, लेकिन यहाँ कोई और लाश नहीं मिलती। तभी एक पुलिस वाले की नज़र किचन से थोड़ी ही दूर डाइनिंग हॉल में रखे हुए फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज के गेट के हैंडल पर उसको कुछ खून के निशान दिखते हैं। जब फ्रिज को खोला जाता है तो पुलिस देखती है कि अंदर एक और लाश है और ये लाश किसी बच्चे की है, पॉलीथिन में लिपटी हुई। उस लाश को निकाला जाता है तो देखते हैं कि ये लाश राजकुमार विश्वकर्मा के बेटे तनिष्क विश्वकर्मा की थी, जिसकी उम्र महज 8 वर्ष थी। अब इसके बाद तीसरी लाश की खोज की जाती है, जो कि राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची भी उन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन तीसरी लाश कहीं नहीं मिलती है। अब पुलिस इनकी तफ्तीश करती है कि काव्या आखिर गई कहाँ है, ये कोई किडनैपिंग का मामला तो नहीं। पुलिस फिर तफ्तीश करती है कि आखिर काव्या कहाँ गई, क्या ये कोई किडनैपिंग का मामला है। तफ्तीश करते हुए पुलिस मिलेनियम कॉलोनी में लगे हुए गेट के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती है। जब फुटेज चेक करती है तो लगभग दिन के 12 बजे पड़ोस में रहने वाला मुकुल सिंह रेड कलर की स्कूटी से निकलता है, चला जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद राजकुमार की बेटी काव्या भी निकलती है और उसी ओर जाती है जिस ओर मुकुल सिंह गया था। जब काव्या को जिंदा देखती है पुलिस, तो पुलिस को कुछ इत्मीनान होता है, ये कोई किडनैपिंग केस नहीं है और काव्या अभी जिंदा है। इसके बाद पुलिस पास ही में मदन महल रेलवे स्टेशन के पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। जब पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो वहां देखते हैं कि मुकुल अपनी रेड कलर की स्कूटी लाकर वहां पार्क करता है और इस बार मुकुल सिंह अकेला नहीं है, इसके साथ राजकुमार की बेटी काव्या भी है। ये लोग गाड़ी पार्क करते हैं। पार्क करने के बाद ये लोग रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं। पुलिस जब रेलवे स्टेशन के अंदर का कैमरा चेक करती है तो पुलिस पाती है कि ये लोग रेलवे स्टेशन के अंदर गए तो थे, लेकिन कुछ ही समय बाद रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए। जब ये रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते हैं तो पुलिस को इस बात की शंका होती है कि ये लोग आखिर रेलवे स्टेशन के अंदर गए क्यों थे। ना ही ये किसी ट्रेन में बैठे हैं, ना ही ये कुछ फेंकने गए थे या कुछ लाते हुए दिखे हैं, तो फिर ये रेलवे स्टेशन गए क्यों। अब पुलिस को इस बात का शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं राजकुमार की हत्या और तनिष्क की हत्या में
मुकुल सिंह और उनकी बेटी का कोई रोल तो है। इसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो वो इनके कॉल रिकॉर्डिंग चेक करती है, इनके चैटिंग चेक करती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। जब इन सभी को खंगाला जाता है तो पुलिस खुलासा करती है कि राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी और मुकुल सिंह में दोस्ती थी, और ये बात राजकुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब इस मामले की पुलिस तफ्तीश करती है तो पुलिस के हाथ कुछ जानकारी लगती है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल सितंबर 2023 में राजकुमार अपनी बेटी को थाने ले जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि पड़ोस में रहने वाला मुकुल सिंह उनकी बेटी को तंग करता है और कुछ गलत हरकतें करता है। जिसके बाद पुलिस मुकुल को अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। इधर मुकुल जेल जाता है, उधर राजकुमार विश्वकर्मा अपनी बेटी को अपने भाई के घर भेज देते हैं। लगभग 1 महीने बाद मुकुल सिंह जेल से छूटता है और छूटने के बाद काव्या और उसकी फोन पे बात होती है। काव्या को इस बात का गुस्सा था कि उसके पिता उसके और मुकुल के बीच में आ रहे हैं, उसकी और मुकुल की दोस्ती में दीवार बन रहे हैं, और मुकुल को इस बात का गुस्सा था कि राजकुमार विश्वकर्मा ने उसे जेल भेज दिया। अब इसके बाद मुकुल और काव्या की कभी कभी फोन पे बात होती थी, चैटिंग होती थी, और जब इनकी चैटिंग होती थी तो अक्सर मुकुल काव्या को उसके पिता के खिलाफ भड़काता रहता था। कुछ ही दिन में काव्या के बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले थे। काव्या का जो एडमिशन था वो जबलपुर के ही किसी स्कूल का था। क्योंकि जबलपुर के स्कूल में एडमिशन था तो रजिस्ट्रेशन भी जबलपुर का था और सेंटर भी जबलपुर ही मिलता। ये बात मुकुल बहुत अच्छे से जानता था। तो उसने काव्या को एक दिन ऐसे ही फ़ोन में कहा कि देखो, तुम एग्ज़ाम देने आओगी, फिर हम मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता तुमको वापस एग्ज़ाम के बाद फिर हम नहीं मिल पाएंगे। काव्या के मन में कहीं ना कहीं पिता के लिए जो गुस्सा था वो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा था, और जो मुकुल उसको उसके पिता के खिलाफ भड़काता था वो उसमें आग में घी डालने का काम करता था। तो इसी तरह उसने काव्या को एक दिन बोला कि देखो, मैंने बहुत सोचा है और बहुत सोचकर मैंने ये फैसला लिया है कि जो हम दोनों की दोस्ती के बीच में आएगा उसको हम रास्ते से हटा देंगे, उस दीवार को हम गिरा देंगे, यानी कि उसको हम खत्म कर देंगे। इतना सुनने के बाद काव्या ना उसे डांटती है, ना उसे मना करती है, ना ही ये कहती है कि हम धीरे धीरे पेरेंट्स को मना लेंगे। काव्या सिर्फ चुप रहती है, और काव्या की ये खामोशी मुकुल का कहीं ना कहीं हौसला बुलंद कर रही थी। धीरे धीरे मुकुल ने काव्या को इस बात के लिए मना लिया था कि हम तुम्हारे पिता को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे, और फिर हमारे बीच में आने वाला कोई नहीं होगा। और कत्ल के 1 महीने पहले मुकुल ने सारी तैयारी करना शुरू कर दी थी। मुकुल ने ऑनलाइन स्टोर से एक चॉपर मंगवाया, और चॉपर वगैरह खरीदने के लिए उसने किसी दुकान में जाने से बेहतर समझा कि ऑनलाइन खरीदा जाए, क्योंकि दुकान से खरीदने पर वो पकड़ा जा सकता था, लेकिन ऑनलाइन खरीदने पर वो अपने घर का एड्रेस नहीं देता था, अपने ही बाजू वाली कॉलोनी में अपने किसी पहचान वाले का एड्रेस देता था, और जब डिलीवरी बॉय सामान डिलीवर करने आता था तो ये किसी तरह का बहाना बताकर रास्ते पर ही सामान ले लेता था। इसी तरह उसने चॉपर खरीदा, गैस कटर खरीदा, और छोटी छोटी चीजें खरीद कर रखना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी चीजें ये अपने घर के गैरेज में रखता था। कत्ल के 1 महीने पहले से ही मुकुल ने उस पूरी कॉलोनी की रैकी करना शुरू कर दिया था। वो हर बात को नोटिस कर रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस समय यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, किस समय कम भीड़ होती है। उस इलाके की पूरी वो रैकी करना शुरू कर चुका था। वो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चुराना चाहता था, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा उसकी पहुँच से बहुत दूर थे, इसलिए वो उन कैमरास को ना छेड़छाड़ कर पाया, ना ही चुरा पाया। यहां तक कि उसने कत्ल करके भागने का रास्ता भी प्लान कर रखा था। वो भागने का रूट भी पहले से डिसाइड कर रखा था।
अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुकुल जो था ये साउथ इंडियन मूवीज का बहुत बड़ा फैन था। ये साउथ इंडियन मूवीज बहुत देखता था और उनसे बहुत इंस्पायर होता था। और ये जो भी प्लानिंग कर रहा था ये सारा का सारा साउथ इंडियन मूवीज देखने के बाद ही प्लान कर रहा था, उसी से इंस्पायर होकर प्लान कर रहा था। इसने अभी से पैसे जोड़कर रखना शुरू कर दिया था ताकि भागने के बाद काम आए। उधर काव्या भी पैसे जोड़कर रख रही थी। काव्या की माता का देहांत अभी 1 साल पहले ही किसी बीमारी की वजह से हुआ था, तो उसने अपने माता के गहने और कुछ कैश, अपने पिता का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल लेकर फरार होना सोचा था। अब आता है कत्ल वाला दिन। जब कत्ल होता है इसके बाद मुकुल और काव्या अपने साथ लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल लेकर फरार होते हैं। पुलिस को उनकी मोबाइल लोकेशन के आधार से पता चला है कि ये मध्य प्रदेश के बाद गोवा गए, गोवा के बाद महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश गए, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका गए और कर्नाटका के बाद बिहार गए, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल गए। ये लोग इतने शातिर थे कि अक्सर ये लोग आश्रमों में, मंदिर में या फिर किसी नॉर्मल गेस्ट हाउस में रुकते थे, क्योंकि ये लोग नाबालिग थे और किसी को इन पर शक ना हो। इसलिए ये एटीएम यूज कुछ इस तरह से करते थे कि ये पुलिस इन तक पहुंच ना पाए। ये लोग जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते थे तो मोबाइल बंद कर लेते थे, और जब मोबाइल चालू करते थे तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज नहीं करते थे। और जब भी ये मोबाइल यूज करें या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते थे तो ये तुरंत ही अपनी लोकेशन छोड़कर वहां से चले जाते थे। इनको मालूम था कि पुलिस इनको ट्रैक कर रही है और बहुत जल्द पुलिस पहुंच जाएगी, तो पुलिस के पहुंचने के पहले ये उस जगह को छोड़कर चले जाते थे। पुलिस ने इनका बैंक अकाउंट को बंद नहीं करा था, क्योंकि बंद करने का कोई सवाल भी नहीं बनता। इनके बैंक अकाउंट में पैसे भी बहुत कम थे और पुलिस जानती थी कि जब तक इनका बैंक अकाउंट चालू रहेगा ये लोग पैसे निकालेंगे और इनकी लोकेशन हमको मिलती रहेगी, जिससे इनको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए पुलिस ने इनका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करा। अब क्योंकि इनके परिवार, दोस्त, परिचित या रिश्तेदार में से कोई भी इनकी किसी तरह की मदद नहीं कर रहा था, तो पुलिस को यह भी इत्मीनान था कि ये बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे या फिर ये लोग सरेंडर कर देंगे। इसलिए भी इनके बैंक खातों को पुलिस ने सीज नहीं करा, क्योंकि पैसे कम थे। लेकिन इनकी चतुराई और प्लानिंग से ये दोनों महीने भर से ज्यादा हो चुके हैं पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अब पुलिस के लिए परेशानी की बात यह भी थी कि इनकी 25 अप्रैल के आसपास की लोकेशन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली। उसके पिछले हफ्ते इनकी लोकेशन बिहार नेपाल बॉर्डर के बीच में मिली। यानी कि पुलिस को इस बात का डर है कि ये लोग गैर कानूनी तौर से देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। सोचने वाली बात और पुलिस को परेशान कर देने वाली बात यह है कि लगभग 2 महीने से ये बच्चे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो साउथ इंडियन मूवीज में ये देखा था और जिस तरह की उसने प्लान किया था वो काफी साउथ इंडियन मूवीज से इंस्पायर्ड था, और ये जानते थे कि हमको बचना कैसे, हम पकड़ाएंगे कैसे। देखा जाए तो ये लोग कोई आदतन अपराधी नहीं है कि इनको भागने का कुछ बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो। ये लोग बच्चे हैं अभी। फिर भी पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग किस तरह से ये पुलिस को चकमा दे रहे हैं, और पुलिस इस बात से बहुत हैरान है। पुलिस की तफ्तीश में इनकी कुछ लोकेशन जो के हाथ आई थी वो ये थी कि इनकी पहली लोकेशन 19 मार्च सुबह 8:30 बजे कर्नाटका के कलबुर्गी बस स्टैंड पर मिली थी। इसके बाद इनकी लोकेशन 10 अप्रैल दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा में मिली थी। ये लोग एक एटीएम की लाइन पर लगे हुए थे और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दिन इनकी अगली लोकेशन मिलती है कृष्ण जन्मभूमि के गेट पर। इन सभी लोकेशन पे इनके पास एक ब्लू कलर का सूटकेस,
और एक ब्लैक कलर का बैग था। इनकी अगली लोकेशन पुलिस को मिलती है 11 अप्रैल दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के ISBT बस स्टैंड पर। इस बार इनका लगेज बढ़ गया था। इनके पास एक ब्लैक कलर का पिट्ठू बैग, एक स्लीपिंग बैग, एक ब्लू सूटकेस, एक रेड बैग और एक पाउच भी था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि इनकी कुछ लोकेशन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे मिली है, कुछ लोकेशन भारत नेपाल बॉर्डर पे मिली है। यानी कि ये लोग विदेश भी भाग सकते हैं या फिर ये देश के किस कोने पर है ये पुलिस को नहीं मालूम। पुलिस के लिए परेशानी की बात यह भी है कि जब भी ये लोग मोबाइल ऑन करते हैं या क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो ये उस जगह से बहुत जल्दी चले जाते हैं, और इसी कारण 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। पुलिस के हाथों से ये लोग बहुत दूर हैं, कानून की गिरफ्त से ये लोग बहुत दूर हैं। और ये लोग महज एक 16 साल की नाबालिग लड़की है, दूसरा 19 साल का एक किशोर अवस्था का लड़का है। 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ कुछ न लग पाना ये बताता है कि इनकी प्लानिंग कितनी अच्छी थी, कितनी सटीक प्लानिंग थी। और ये सारा का सारा उस लड़के ने साउथ इंडियन मूवीज से सीखा था, उसी से इंस्पायर होकर बनाया था। तो आज की कहानी में क्राइमनामा में इतना ही। एपिसोड 1 की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से और भी सटीक तथ्यों के साथ अगर कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्राइमनामा के इस एपिसोड का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।